नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा ईडीओ परीक्षा के योजनाओं से संबंधित 11वां पाठ है और इस 11वें पाठ में हम सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत आज का हमारा एमसीक्यू होने वाला है। तो चलो शुरू कर लेते हैं। पहला जो हमारा एमसीक्यू है, सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो कथन कौन सा सही नहीं है ये पूछा जा रहा है। जीवन एवं स्वतंत्रता से संबंधित सूचना 48 घंटे के भीतर देना होगा। समानता सभी जानकारियां 30 दिनों के भीतर चाहिएगा। यदि सूचना केंद्रीय राज्य सार्वजनिक सूचना अपर अधिकारी से संबंधित है तो 40 दिन के भीतर देना होगा। यदि तीसरे पक्ष के हित से जुड़ा है तो 40 दिन के भीतर देना होगा। तो आपके सही आंसर है, आंसर आपके ये सी कि यदि सूचना केंद्रीय या राज्य सार्वजनिक सूचना अधिकारी से संबंधित है तो 40 दिन के भीतर देना होगा। एक्सप्लेन देख लीजिएगा कि सूचना प्राप्त करने वाले व्यक्ति को सूचना प्राप्त करने के लिए चाहे आपका केंद्रीय सूचना अधिकारी है या आपके राज्य सूचना अधिकारी है, आप लिखित रूप से आप पोस्ट ऑफिस के द्वारा या आप ऑनलाइन आरटीआई के माध्यम से संबंधित शुल्क देना रहेगा, जो वर्तमान केंद्र सरकार के द्वारा 10 रुपये निर्धारित किया गया है और राज्य सरकार इसमें कुछ परिवर्तन कर सकता है। अगर आपके पास बीपीएल गरीबी रेखा से नीचे परिवार है या आपके पास बीपीएल कार्ड है तो आपको कोई शुल्क देना नहीं है। यदि सूचना प्राप्त करने के बाद किसी व्यक्ति को लगता है कि उसकी जो सूचना है सही ढंग से नहीं दिया गया है, तो सूचना देने से इनकार कर दिया गया है, तो वह प्रथम अपील में जा सकता है। सूचना अधिकारी से एक रैंक जो ऊपर अधिकारी रहेगा ना, वो आपका प्रथम अपील अधिकारी माना जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा आप। सूचना प्रदान करने संबंधी आवेदन प्राप्त होने के पश्चात कितने न्यूनतम दिनों के भीतर लोक सूचना अधिकारी के द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना देने का प्रावधान है। तो इसमें देख सकते हैं 60 दिन, 45 दिन, 120 दिन या 30 दिन। तो इसका सही आंसर आएगा 30 दिन। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा आप। लोक सूचना अधिकारी निर्धारित समय में सूचना प्रदान न करे तो सूचना अधिकारी अधिनियम 2005 के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी के समक्ष कितने बार अपील किया जा सकता है? 1 बार, 3 बार, 2 बार या 4 बार। तो ये है आपके 2 बार। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के संदर्भ में सूचना के अधिकार निम्न का अधिकार शामिल है। कार्यों के दस्तावेजों अभिलेखों का निरीक्षण करना, नोट आर्क या दस्तावेजों या रिकॉर्ड को प्रमाणित प्रतियां लेना, सामग्री के प्रमाणित सैंपल लेना, प्रिंट आउट, डिस्केट, फ्लॉपी, टेप, वीडियो, कैसेट या अन्य कोई इलेक्ट्रॉनिक मोड या प्रिंट आउट के माध्यम से जानकारी प्राप्त करना। तो इसका सही आंसर है आपके उपरोक्त सभी। आप चारों इन माध्यमों से आप सूचना के अधिकार का जानकारी ले सकते हैं। क्वेश्चन देख लीजिएगा। सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के संदर्भ में क्या सही है? कुल धारा 31, कुल अध्याय 6, कुल अनुसूची 1 या कुल धारा 31, कुल अध्याय 5, कुल अनुसूची 1, कुल धारा 32, कुल अध्याय 6 या कुल अनुसूची 2, कुल धारा 31, कुल अध्याय 6 या कुल अनुसूची 2। तो आपके सही आंसर है कुल धारा 31, कुल अध्याय 6 और कुल अनुसूची 1। ये आपके सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के संदर्भ में सही व्याख्या है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 निश्चित किया जा सकता है। सूचना स्वतंत्र अधिनियम 2000, 2002, 2001 या 1999। तो आपके सही आंसर है बी, सूचना स्वतंत्र अधिनियम 2002। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के धारा 24 के अनुसार अभिलेख में निम्नलिखित सम्मिलित है। कोई दस्तावेज, पांडुलिपि और फाइल, किसी दस्तावेज की कोई माइक्रोफिल्म, माइक्रोफिसे या प्रतिलिपि प्रति, ऐसी माइक्रोफिल्म में सन्निष्ठ प्रतिबिंब या प्रतिबिंबों का पुनरुत्पादन, सामग्री के प्रमाणित नमूने। तो आप सही विकल्प का चुनाव कीजिएगा। 1 या 2 सही है, 2 या 3 सही है, 1 या 4 सही है, 1, 2, 3 सही है। तो आपके आंसर है 1, 2 और 3 सही है। 1, 2 और 3 आपके सही है। ये चौथा आपका गलत है। तो आपका ऑप्शन डी ऑप्शन आपका सही आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के धारा 24 के अनुसार
किन संगठन पर इन अधिनियम को लागू नहीं है। सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 का जो धारा है 24 के अनुसार किस संगठन पर इस अधिनियम को लागू नहीं किया गया है। तो आपके छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल, नक्सली गतिविधि प्रकोष्ठ, विशेष शाखा, पुलिस मुख्यालय, आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो। सही विकल्प का चुनाव कीजिएगा। 1 और 2 सही है, 1 और 3 सही है, 2 और 4 सही है, या 1 2 3 4 सही है। तो आपके ऑप्शन है डी, 1 2 3 4, चारों ऑप्शन सही है। आप किसी इन चारों में से किन्हीं भी शाखा का आप आरटीआई से जानकारी नहीं प्राप्त कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा आप। सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिएगा। सूचना आयुक्त, मुख्य सूचना आयुक्त हटाया जाना है। सूचना अभिप्राप्त करने के लिए अनुरोध, न्यायालयों की अधिकारिता का वर्जन, सद्भाव पूर्वक की गई कार्रवाई। तो आपके धारा 6, 14, 21 और 24। अब सही आंसर है आपके कि सूचना आयुक्त या मुख्य सूचना आयुक्त को हटाया जाना। तो आपका है सही आंसर इसमें धारा 14। सूचना अभिप्राप्त करने के लिए अनुरोध करना, तो है आपके धारा 6। न्यायालयों की अधिकारिता का वर्जन, तो है आपके तीसरा धारा 23। और चौथा है सद्भाव पूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण, तो आपका धारा 21। ये आपके बी ऑप्शन आपके सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अनुसार निम्नलिखित को सुमेलित करना है। तो अध्याय 2 है आपका, अध्याय 2 सूचना का अधिकार और लोक प्राधिकारियों की बाध्यता। अध्याय 3 आपका है केंद्रीय सूचना आयोग। अध्याय 4 आपके है राज्य सूचना आयोग। और अध्याय 5 है आपके सूचना आयोगों की शक्तियां और कृत्य, अपील और शास्तियां। तो आपके सही आंसर है आपके ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अनुसार धारा 2 के उपधारा और जो परिभाषित शब्द है ये सही नहीं है, इसको हमको मिलान करना है। चा सूचना, झा अभिलेख, या सूचना का अधिकार, या डा पर व्यक्ति। तो आपके सही आंसर है ये होना चाहिए डमरू के डा, और इसमें पर व्यक्ति होना चाहिए। तो आपके डी ऑप्शन गलत है, जो सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगर लोक सूचना अधिकारी सूचना का अधिकार अधिनियम के विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर सूचना प्रार्थी को सूचना देने में असफल हो तो उसे क्या कहा जाता है। अवमानना, अवमानना, समय समाप्त, या मानित अस्वीकृति। तो आपके सही आंसर है मानित अस्वीकृति। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा आप। निम्नलिखित में से कौन सा निकाय सूचना के अधिकार आरटी के दायरे में नहीं आएगा। भारतीय कंप्यूटर आपात प्रतिक्रिया दल, सामरिक सेना कमान, राष्ट्रीय आसूचना ग्रिड, या वैमानिक अनुसंधान केंद्र। तो आपके सही आंसर है वैमानिक अनुसंधान केंद्र। ये आपको गुप्त सूचना की जानकारी नहीं दे पाएंगे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा निकाय सूचना अधिकार आरटीआई के दायरे में आता है। अनुसंधान और विश्लेषण विंग, प्रवर्तन निदेशालय, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें केवल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो आपके केवल आरटीआई के दायरे में आएगा, और ये दोनों विभाग आपके आरटीआई के दायरे में नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। आरटीआई अधिनियम 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे प्रकटीकरण यूएस 8(1) से छोड़ दिया गया है। सूचना जिसके प्रकटीकरण से संसद या राज्य विधानमंडल के विशेषाधिकार का हनन होता हो, कर्मचारी के द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक, विदेशी सरकार में विश्वास में प्राप्त जानकारी, ऐसी जानकारी जो व्यक्तिगत जानकारी से संबंधित है, जिसके प्रकटीकरण का किसी सार्वजनिक गतिविधियों या हित से कोई संबंध नहीं, सार्वजनिक प्राधिकरण या उसके नियंत्रण में रखे गए दस्तावेजों की श्रेणियों का विवरण। नीचे दिए गए विकल्पों में आपको सही आंसर का चुनाव करना है। तो इसमें से है ऑप्शन फर्स्ट, जिसमें आपका ए
सी और डी ये आपको आईटी 2005 के अनुसार छूट दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन से कथन सूचना के अधिकार अधिनियम के उद्देश्यों के संबंध में सत्य है? सूचना के मौलिक अधिकार को संचालित करना, उन प्रणालियों व तंत्रों को स्थापित करना जो सूचना को सुगम बनाने में सहायता करते हैं, शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही को प्रोत्साहित करते हैं, सरकारी कार्यालयों में भ्रष्टाचार व अक्षमता को न्यूनतम करना, शासन और निर्णयन में लोगों की भागीदारी को सुनिश्चित करना है। सही विकल्प है आपके उपरोक्त सभी। सूचना के अधिकार अधिनियम के उद्देश्य के संबंध में ये चारों कथन आपके सही हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सूचना का अधिकार अधिनियम आरटीआई अधिनियम 2005 के अनुसार सूचना की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता है? कार्य पुस्तिका, इलेक्ट्रॉनिक रूप से रखे गए नमूने, फाइल नोटिंग या परिपत्र। तो आपके सही आंसर है फाइल नोटिंग। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, निम्नलिखित कथनों में से जो आरटीआई अधिनियम 2005 के बारे में सही है? आरटीआई अधिनियम 13 अक्टूबर 2005 से लागू हुआ। कोई नागरिक एक सार्वजनिक प्राधिकरण, सरकारी और निजी दोनों का जानकारी अनुरोध कर सकता है। पूछी गई जानकारी का उत्तर 30 दिनों के भीतर दिया जा सकता है। आरटीआई आवेदन के तहत जानकारी प्राप्त करने के लिए नाम मात्र का आवेदन शुल्क देना पड़ता है। जानकारी प्राप्त करने के लिए आवेदक को केंद्रीय शासन विभागों के लिए सूचना के प्रति पेज 10 रुपए का भुगतान करना होगा। तो आपके सही आंसर है सी डी आपके सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा आरटीआई अधिनियम के तहत सूचना पाने के योग्य है? संघ, नागरिक, विधिक प्रतिष्ठान, कंपनियां, कंपनियां नागरिक संघ, कंपनियां नागरिक निगम। तो संघ और नागरिक इन दोनों को आरटीआई के अंतर्गत सूचना पाने का अधिकार है या योग्यता रखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूचना प्राप्त करने के अनुरोध रिक्वेस्ट फॉर द ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन निम्नलिखित शर्तों में के अंतर्गत किया जा सकता है? सूचना प्राप्त करने का अनुरोध रिक्वेस्ट फॉर ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन निम्नलिखित शर्तों के अंतर्गत किया जा सकता है? आवेदन केवल हिंदी या अंग्रेजी में ही किया जा सकता है। सूचना प्राप्त करने के लिए निर्धारित प्रारूप या फॉर्म आवश्यक है। आवेदन सूचना मांगने का कारण उल्लेख होना चाहिए। आप इस कूट में आप उत्तर देना रहेगा आपके के और एम या जे और एल या जे के एल या जे और एम। तो आपके सही आंसर है जे के एल तीनों। एक्सप्लेन देख लीजिएगा कि जो आवेदनकर्ता से सूचना मांगने का कारण उस व्यक्ति के विवरण नहीं पूछा जा सकता है। आवेदन हिंदी, अंग्रेजी या क्षेत्र की राजभाषा में किया जा सकता है। सूचना के लिए कोई निर्धारित प्रारूप या फॉर्म आवश्यक नहीं है। अगला क्वेश्चन आपके लिए, सूचना अधिकार अधिनियम 15 जून 2005 को बना। 15 जून 2005 को ही भारत के राष्ट्रपति के द्वारा इसे स्वीकृति प्रदान किया गया। सूचना का अधिकार अधिनियम पूर्णतः 12 अक्टूबर 2005 से लागू हो गया। तो कौन से आंसर इसमें सही हैं? अब आपके ऑप्शन इस प्रकार से हैं 1 2 3, 1 2 1 3 2 3। तो आपके सही आंसर है 1 और 2। एक्सप्लेन भी देख लीजिएगा, भारत गणराज्य के 56वें वर्ष में संसद के द्वारा निम्नलिखित रूप से यह अधिनियमित हो कि जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 आरटीआई को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा 15 जून 2005 को स्वीकृति दिया गया और 21 जून 2005 को इसे अधिसूचित किया गया। अधिनियम के कुछ धाराएं नामतः धारा 4, 10, 5, 1, 2, 12, 13, 15, 16, 24, 27 और 28 तत्काल प्रभाव से लागू हो गया। जो रिकॉर्ड सूचना के रख रखाव और कंप्यूटरीकरण के लिए लोक प्राधिकारियों के उत्तरदायित्वों, लोक सूचना अधिकारी के पदनाम, केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग के गठन, कुछ संगठनों को शामिल न करने आदि से संबंधित है। सूचना का अधिकार अधिनियम से प्रावधान इसके अधिनियम के 120वें दिन अर्थात 12 अक्टूबर 2005 से लागू हुआ। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8(1) निम्नलिखित में से किस विकल्प का उल्लेख नहीं है, जिसमें कहा गया है किसी भी नागरिक को सूचना देने की बाध्यता नहीं होगी?
ऑप्शन है सूचना जिसके प्रकटन से संसद या किसी राज्य के विधानमंडल विशेषाधिकार का भंग कारित होगा, किसी विदेशी सरकार से विश्वास प्राप्त सूचना, सूचना जो राज्य के विकास प्रक्रिया को बाधित करती हो, सूचना जिसे प्रकटन से भारत की संप्रभुता और अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो। तो आपके सही आंसर है सूचना जो राज्य के विकास प्रक्रिया में बाधित करती हो। सूचना जो राज्य विकास और प्रक्रिया में बाधित करती हो, ऐसी जानकारी को आप आरटीआई लगा के जानकारी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, निम्न कथन एएस और कारण आर से संबंध सही विकल्प का चुनाव कीजिएगा। कथन एएस देख लीजिएगा, यदि कोई नागरिक फर्स्ट पार्टी लोक प्राधिकारी सेकंड पार्टी से किसी सूचना की मांग करता है और वह जो सूचना किसी तीसरे पक्ष थर्ड पार्टी से संबंधित है, लोक प्राधिकारी को पत्र प्राप्ति के 7 दिन के भीतर तीसरे पक्ष को सूचना देने के लिए सूचित करना होता है। तीसरे पक्ष को सूचना देने के लिए सूचित करना होता है, कारण इसके बाद भी तीसरा पक्ष को सूचना शामिल होने के 5 दिन के भीतर अपनी आपत्ति या सहमति प्रकट करने का अवसर मिलता है। अब एएस और आर दोनों गलत है, एएस और आर दोनों सही हैं। एएस गलत है पर आर सही है, एएस सही है पर आर गलत है। तो आपके सही आंसर है कि एएस और आर दोनों गलत है। कारण क्या है, एक्सप्लेन भी देख लीजिएगा कि यदि कोई नागरिक फर्स्ट पार्टी लोक प्राधिकारी सेकंड पार्टी से सूचना की मांग करता है और वह सूचना तीसरे पक्ष थर्ड पार्टी से संबंधित है, तो लोक प्राधिकारी को प्राप्त जो पत्र के 5 दिन के भीतर तीसरे पक्ष को सूचना देने के लिए सूचित करना होता है। इसके बाद भी तीसरे पक्ष को सूचना नहीं मिलता है, तामील नहीं होने के 10 दिन के भीतर अपनी आपत्ति सहमति प्रकट करने का अवसर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, एएस आपके कथन, कारण आपके आर, सही विकल्प का चयन करना है। कथन देख लीजिएगा, सूचना अधिकार अधिनियम 2005 का उद्देश्य प्रशासन में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को लाना है। कारण अरुणा राय ने उस आंदोलन का नेतृत्व किया जिसने सूचना के अधिकार अधिनियम के अधिनियमित होने का मार्ग प्रशस्त किया। अब एएस और आर दोनों सही हैं पर आर एस का स्पष्ट नहीं करता है। एएस और आर दोनों सही हैं लेकिन जो आर है वो एएस को स्पष्ट नहीं करता है। एएस और आर दोनों सही हैं, आर एस एएस को स्पष्ट करता है। एएस गलत है, आर सही है, एएस सही है, आर गलत है। तो इसके सही आंसर है आपके बी, एएस और आर दोनों सही हैं और आर एएस को स्पष्ट करता है। निम्न में से क्या सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 के अनुसार लोक प्राधिकारी की बाध्यता में शामिल नहीं है? सभी अभिलेखों का सुनिश्चित कंप्यूटरीकरण, सभी अभिलेखों को सम्यक रूप से सूची पत्रित करना जिसे इस अधिकार का उपयोग सुकर बने, प्रकाशित सूचनाओं को हर माह अद्यतन करना, अपने संगठन की विशिष्टियां, कृत्यों और कर्तव्यों को 120 दिन के भीतर प्रकाशित करना। तो आपके सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रकाशित सूचनाओं को हर माह अद्यतन करना। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, सूचना का अधिकार अधिनियम का उद्देश्य क्या है? सार्वजनिक अधिकारियों से सूचना प्राप्त करने की पहुंच, सूचना रखने वाला व्यक्ति जनसाधारण को सूचना उपलब्ध कराए, सरकार सार्वजनिक स्थान पर सूचना उपलब्ध कराए, पुलिस को अपराधियों से सूचना प्राप्त करने का अधिकार। तो आपके सही आंसर है सार्वजनिक अधिकारियों से सूचना प्राप्त करने की पहुंच। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, सूचना का अधिकार कब पारित हुआ? आपके ऑप्शन है 2001, 2004, 2005 या 2002। तो सही आंसर है आपके 2005। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 प्रावधान करता है किसी भी व्यक्ति को सभी लोक अधिकारियों के द्वारा सभी प्रकार की सूचनाओं का प्रसार, केंद्रीय, राज्य व जिला स्तरों पर सूचना आयोगों की अपीली अधिकरण के रूप में स्थापना, लोक अधिकारियों की पारदर्शिता और जवाबदेहिता, उपयुक्त सभी। तो आपके उपयुक्त सभी आरटीआई अधिनियम का पालन करता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, सूचना का अधिकार
क्या करने का मुख्य अग्रसोपान है? नागरिकों को निर्णय लेने की प्रक्रिया में पूर्णतः भागीदारी करने योग्य बनाने में, लोगों को अधिनियम के प्रति जागरूक बनाने के लिए, प्रशासन का ज्ञान प्राप्त करने के लिए, लोगों को सरकार के प्रति मित्रवत बनाने के लिए। तो आपके सही ऑप्शन है नागरिकों को निर्णय लेने की प्रक्रिया में पूर्णतया भागीदारी करने के योग्य बनाने में। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, सूचना का अधिकार के विषय में सही क्या है? यह एक मौलिक अधिकार है, यह एक कानूनी अधिकार है, यह एक संवैधानिक अधिकार है, यह एक प्राकृतिक अधिकारी है। तो सही आंसर है आपका यह एक मौलिक अधिकार है। आरटीआई का मतलब है सूचना का अधिकार। संविधान की धारा 19(1) के तहत इसे मौलिक अधिकार का पद दिया गया। धारा 19(1) के तहत हर नागरिक को वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है और उसे अधिकार है जानने की सरकार कैसे काम करती है, उसकी क्या भूमिका है, उसका क्या काम है इत्यादि का। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 से संबंधित है? लिली थॉमस बनाम भारत संघ, नंदिनी सुंदर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य, नामित शर्मा बनाम भारत संघ, उपरोक्त में से कोई नहीं। आपके आंसर है ऑप्शन सी, नामित शर्मा बनाम भारत संघ। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, निम्न में से कौन सी शब्दावली सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की उद्देशिका में उल्लेखित है? सूचना की पारदर्शिता, संसूचित नागरिकता, सूचना प्रकटन प्रभुता, लोकतांत्रिक आदर्श की प्रभुता। और ये जो कूट है इसमें आपको सही आंसर देखने को मिल जाएगा। आपके ऑप्शन हैं ए, बी और सी। ये चारों आपके ऐसे शब्दावली है जो सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के प्रमुख उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, उच्च न्यायालय ने अपने महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि आरटीआई आवेदन को सूचना के अधिकार के अंतर्गत सूचना मांगने का कारण अवश्य बताना है। कोलकाता उच्च न्यायालय, बंबई उच्च न्यायालय, इलाहाबाद उच्च न्यायालय या मद्रास उच्च न्यायालय? सही आंसर है आपके मद्रास उच्च न्यायालय। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन करने पर शुल्क के संदर्भ में क्या सही व्याख्या है? आवेदन को 10 रुपए का चालान, नगद राशि या गैर न्यायिक स्टाम्प, ई स्टाम्प, मनी ऑर्डर, डिमांड ड्राफ्ट, बैंकर चेक, पोस्टल ऑर्डर के माध्यम से आवेदन शुल्क जमा करना रहता है। दूसरा देख लीजिएगा, निरीक्षण के लिए आवेदक पहले घंटे के लिए 50 रुपए शुल्क है, लेकिन पहले 1 घंटे के बाद प्रत्येक 15 मिनट के लिए 5 रुपए का शुल्क लिया जाता है। निरीक्षण के लिए बीपीएल आवेदक को पहले घंटे के लिए कोई शुल्क नहीं, लेकिन 1 घंटे के बाद प्रत्येक घंटे के लिए 5 रुपए का शुल्क लिया जाता है। अभिलेख के छाया प्रति के लिए प्रति पेज 2 रुपए के दर से, सीजी या फ्लोपी के लिए 50 रुपए शुल्क है। तो आपके सही ऑप्शन है 1, 2, 3, 4, चारों आपके ऑप्शन आपके सही हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, सूचना प्राप्ति के 30 दिन के भीतर लोक सूचना अधिकारी के वरिष्ठ अपीली अधिकारी को अपील प्रस्तुत कर सकेगा। अगला है, प्रथम अपील के लिए 50 रुपए शुल्क है। तीसरा, प्रथम अपीली अधिकारी विनिश्चय के विरुद्ध द्वितीय अपील अधिकारी विनिश्चय दिनांक 90 दिन के भीतर कर सकते हैं। द्वितीय अपील के लिए 100 रुपए का शुल्क है। तो उपरोक्त सभी आंसर आपके सही हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्या सही नहीं है? अब इसमें जो गलत है उसको हमको छांटना है। प्रथम अपील करने पर इसका निराकरण 30 दिवस के भीतर किया जाता है। अपीली अधिकारी के आदेश से असंतुष्ट होने की स्थिति में, अपीली अधिकारी के आदेश से असंतुष्ट होने की स्थिति में द्वितीय अपील कर सकते हैं। 45 दिन में प्रथम अपील का निराकरण नहीं होने की स्थिति में द्वितीय अपील कर सकते हैं। द्वितीय अपील प्राधिकारी राज्य सूचना आयोग होता है। द्वितीय अपील करने पर इसका निराकरण 45 दिन के भीतर किया जाना चाहिए। इस अधिनियम के तहत तृतीय अपील उच्च न्यायालय में कर सकते हैं। आपके गलत जो आंसर हैं 5वां और 6वां। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, किन परिस्थितियों में प्रथम अपील कर सकते हैं? समय अवधि में सूचना प्राप्त नहीं होने पर, अस्पष्ट सूचना प्राप्त होने पर, अपूर्ण सूचना प्राप्त होने पर, भ्रामक सूचना प्राप्त होने पर या आवेदन अस्वीकार होने पर। तो
उपरोक्त में से अगर पांचों कंडीशन आपको देखने को मिलता है तो आप प्रथम अपील कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, किसने छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग के पहले मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में कार्य किया है? श्री ए के विजयवर्गीय, श्री सर्जियस मिज, श्री एम के राउत, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है आपके श्री ए के विजयवर्गीय। श्री ए के विजयवर्गीय 7/11/2005 से 6/11/2010 तक छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग के पहले मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में कार्य किए। श्री सर्जियस मिज ने छत्तीसगढ़ के दूसरे मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में कार्य किया। श्री एम के राउत 13 दिसंबर 2017 से तीसरे राज्य मुख्य सूचना आयुक्त में शामिल हुए। वर्तमान में छत्तीसगढ़ के मुख्य सूचना आयुक्त का पद रिक्त है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 15(1) में जो अपेक्षा है राज्य शासन के द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग का गठन अधिसूचना जारी कब किया गया है? 1 अक्टूबर 2005, 12 अक्टूबर 2005, 7 नवंबर 2005 या आपके 11 अक्टूबर 2005। सही ऑप्शन, सही उत्तर आपके 1 अक्टूबर 2005 है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, राज्य सूचना आयोग के बारे में कौन सा कथन सत्य है? राज्य सूचना आयोग राज्य मुख्य आयुक्त और अधिकतम 10 राज्य सूचना आयुक्त से मिलकर बनेगा। राज्य सूचना आयोग के कार्यों का साधारण अधीक्षण, निदेशन और प्रबंध राज्य मुख्य सूचना आयुक्त में निहित होगा। राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त यथास्थिति संसद का सदस्य या किसी राज्य संघ राज्य क्षेत्र के विधानमंडल का सदस्य हो सकता है। राज्य मुख्य सूचना आयुक्त, राज्य सूचना आयुक्त विधि और प्रौद्योगिकी, समाज सेवा प्रबंध, पत्रकारिता, जनसंपर्क माध्यम, प्रशासन और राज्य शासन में व्यापक ज्ञान अनुभव वाले समाज में प्रख्यात व्यक्ति होंगे। अब इन कोटों में से आपको सही कोट को छांटना है, तो आपके 1, 2 और 4 ये कोट सही है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा आप, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त राज्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा निम्नलिखित में से मिलकर बने किसी समिति की सिफारिश पर की जाएगी। मुख्यमंत्री जो समिति का अध्यक्ष होगा, विधानसभा में विपक्ष का नेता होगा, मुख्यमंत्री के द्वारा नाम निर्देशित किया जाने वाला मंत्रिमंडल का सदस्य। तो आपके तीनों ऑप्शन आपके सही आंसर हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? केंद्रीय सूचना आयोग एक सांविधिक निकाय है। मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। आयोग अधिक से अधिक 25,000 तक जुर्माना लगा सकता है। वह गलती करने वाले अधिकारी को दंडित कर सकता है। तो आपके 1, 2 और 3 ये ऑप्शन सही हैं। 1, 2 और 3 ये आपके ऑप्शन सही है। ये वाला ऑप्शन आपका सही है। एक्सप्लेन देख लीजिएगा कि केंद्रीय सूचना आयोग का गठन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत 12 अक्टूबर 2005 से किया गया है। राज्य सूचना आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त उस तारीख से जिसको वह अपना पद धारण करता है 3 वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा। राज्य सूचना आयुक्त प्रति मास रुपए 2,25,000 नियत वेतन प्राप्त करेगा। आयोग अधिक से अधिक 25,000 तक जुर्माना लगा सकता है। राज्यपाल राज्य मुख्य सूचना आयुक्त किसी राज्य सूचना आयुक्त को आदेश के द्वारा पद से हटा सकेगा। अब सही कोट देख लीजिएगा कि आपका 1, 3 और 4 ये आपके सही कथन है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा और ये आपका अंतिम क्वेश्चन है। सूचना का अधिकार अधिनियम RTI अधिनियम 2005 के पहली अनुसूची मुख्य सूचना आयुक्त, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त, राज्य सूचना आयुक्त के द्वारा लिए जाने वाला जो शपथ है, किए जाने वाला प्रतिज्ञान का प्रारूप से संबंधित है। दूसरा कि जो दूसरी अनुसूची केंद्रीय सरकार के द्वारा स्थापित आसूचना और सुरक्षा संगठन से संबंधित है। तो ये जो दोनों कथन आपके सही कथन है। और अगर आपको ये टेस्ट देना रहेगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, एक क्लिक से आप टेस्ट दे पाएंगे। और ये जो टेस्ट है फ्री है, ईमेल आईडी डालकर ही आप टेस्ट को दे पाएंगे। जानकारी को परिवार और दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।